नमस्कार, आप देख रहे हैं सोल ऑफ इंडिया और मैं नरेंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आज के विशेष शो दुनियाशाही में। दुनियाशाही विशेष शो में आज हम चर्चा करेंगे एक साथ चले दो देश, जी हां, भारत और चीन की। भारत चीन दोनों पड़ोसी एवं विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। दोनों के बीच लंबी सीमा रेखा है। इन दोनों में प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध रहे हैं। भारत से बौद्ध धर्म का प्रचार चीन की भूमि पर हुआ है। चीन के लोगों ने प्राचीन काल से ही बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत के विश्वविद्यालय यानी कि नालंदा एवं तक्षशिला को चुना, क्योंकि उस समय संसार में अपने तरह के यही दो विश्वविद्यालय शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। बाद में चीन में साम्यवादी शासन स्थापित हो जाने के बाद दोनों देशों के मैत्री संबंध बराबर चलते रहे। यह वह दौर था जब भारत ने चीन के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की थी, क्योंकि जापानी साम्राज्यवाद उस समय चरम सीमा पे था और भारत ने पंचशील में अपनी आस्था प्रकट की थी। वर्ष 1949 में नए चीन की स्थापना के बाद के अगले वर्ष भारत ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। इस तरह भारत चीन लोक राज्य को मान्यता देने वाला प्रथम गैर साम्राज्यवादी देश बना। वर्ष 1954 के जून माह में चीन, भारत व म्यांमार द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत यानी पंचशील प्रवर्तित किए गए। पंचशील चीन व भारत द्वारा दुनिया की शांति व सुरक्षा में किया गया एक महत्वपूर्ण योगदान था और आज तक दोनों देशों की जनता की जबान पर यही पंचशील है। देश के संबंधों को लेकर स्थापित इन सिद्धांतों की मुख्य विषय वस्तु है एक दूसरे की प्रभुसत्ता व प्रादेशिक अखंडता का सम्मान किया जाए। लेकिन क्या आज चीन ऐसा कर रहा है? एक दूसरे पर आक्रमण न किया जाए, लेकिन क्या चीन आज ऐसा कर रहा है? एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल न दी जाए, लेकिन आज क्या चीन ऐसा कर रहा है? और समानता व आपसी लाभ के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बरकरार रखा जाए, लेकिन क्या आज हम कह सकते हैं कि चीन हमारे साथ शांतिपूर्ण तरीके से बढ़ रहा है? आज़ादी से लेकर 1961 तक भारत चीन के साथ चलता रहा, लेकिन 1962 ये ऐसा समय आया जब चीन ने भारत के पीठ में ही खंजर घोंप दिया। जी हाँ, ये वह समय था जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया और भारत की बहुत सारी ज़मीन पर कब्जा करते हुए 21 नवंबर 1962 को एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा भी कर दी। उस समय से दोनों देशों के संबंध आज तक सामान्य नहीं हो पाए हैं। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने चीन से दोस्ती का हाथ तो आगे बढ़ाया, परंतु चीन ने इसमें कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। बाद में 1965 के युद्ध में, जो युद्ध भारत ने पाकिस्तान से लड़ा, चीन ने गुपचुप तरीके से पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान ने भारत के शत्रु की हैसियत से चीन को काराकोरम क्षेत्र में बसा दिया एवं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का बहुत ज़्यादा वर्ग मील भूभाग चीन को सौंप भी दिया, जिससे चीन के साम्यवादी दल के सर्वाधिक शक्तिशाली नेता एवं चीन के राष्ट्रपति जियांग जोमिन ने 3 दिन की भारत यात्रा की थी। यह चीन के राष्ट्रपति द्वारा की गई पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक समझौता किया गया, जिसके अंतर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर, जिसे आज LAC कहा जाता है, के द्वारा एक दूसरे पर कभी भी आक्रमण न करने का वचन दिया गया। लेकिन क्या आज चीन अपना वह वचन निभा रहा है? दोनों देशों ने अपने सैनिक बल का प्रयोग न करने का 90 के दशक के बाद लगातार 5 परमाणु परीक्षण कर अपने आप को चीन के समक्ष खड़ा करने की कोशिश कर दी। इसी दौरान भारत के रक्षा मंत्री रहे श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने चीन को भारत का सबसे बड़ा शत्रु की संज्ञा दे डाली थी, जिससे चीन की मानसिकता अचानक परिवर्तित हो गई। चीन ने अमेरिका एवं अन्य देशों के साथ मिलकर भारत को रोकने के लिए NPT एवं CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना शुरू कर दिया। चीन के द्वारा दबाव बनाकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा परीक्षण बंद करने, शस्त्र विकास कार्यक्रम बंद करने एवं CTBT पर तथा NPT पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव दिया गया। एक समय ऐसा आया जब भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने चीन की यात्रा पर वहां के नेताओं से उच्च स्तरीय वार्तालाप की। दोनों देशों के मध्य परस्पर आर्थिक
सामाजिक एवं सांस्कृतिक सहयोग विकसित करने की दिशा में आगे कदम उठाने का निर्णय लिया। भारत चीन के व्यापार को $2 बिलियन से अधिक बढ़ाने व साझे कार्य समूह की गतिविधियों में वृद्धि के लिए भी निर्णय लिया गया। फरवरी 2000 में भारत ने चीन की WTO सदस्यता प्राप्त करने के लिए समर्थन किया था। यही वो दौर है जब भारत खटास के बावजूद चीन के साथ खड़ा रहा था। लेकिन क्या चीन आज हमारा साथ दे रहा है? मार्च 2000 में भारत एवं चीन के मध्य बीजिंग में सुरक्षा वार्तालाप का पहला दौर प्रारंभ हुआ, जो सचिव स्तरीय था। सुरक्षा वार्तालाप 2 दिनों तक चला। इस कार्यक्रम में चीन ने भारत को CTBT पर हस्ताक्षर करने के लिए चालाकी से कहा। इसके पश्चात वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी ने चीन की यात्रा की। उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री वन चाओपाओ के साथ चीन भारत संबंधों के सिद्धांत और चारमुखी सहयोग के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। इस घोषणा पत्र ने जाहिर किया कि चीन व भारत के द्विपक्षीय संबंध अपेक्षाकृत परिपक्व काल में प्रवेश कर चुके हैं। उसके अतिरिक्त भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपतियों के बीच लगातार नए व्यापार, नए तरीके जिससे कि संघर्ष रुक सके पर चिंताएं जाहिर की गई और नए द्विपक्षीय समझौते होने शुरू हुए। 1949 से चलती हुई भारत और चीन यात्रा आज मोदी सरकार के समय में पहुंच चुकी है। अब हम बात करते हैं मोदी सरकार के समय की भारत चीन संबंधों की। 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो पूरा देश उनमें भारत के लिए कई संभावनाएं देख रहा था। चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध को लेकर भी देश के लोगों को काफ़ी उम्मीद थी। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में काफ़ी प्रयास भी किए। इसी कड़ी में सितंबर 2014 को चीन के राष्ट्रपति मोदी के निमंत्रण पर अहमदाबाद पहुंचते हैं। जिस तरह से मोदी ने उनकी अगवानी की, उससे लगा कि दोनों देशों के बीच अब संबंध सुधर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा के नए मार्ग और रेलवे में सहयोग समेत 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा दोनों देशों ने क्षेत्रीय मुद्दों और चीन के औद्योगिक पार्क से संबंधित समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए। हालांकि उसी दौरान चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की करीब 1000 जवान पहाड़ी से जम्मू कश्मीर के चुमार क्षेत्र में घुस आए थे। भारत ने चीनी राष्ट्रपति के सामने यह मुद्दा उठाया, लेकिन अपनी तरफ से वार्ता में कोई खलल नहीं पड़ने दिया। 18 जून साल 2017, जी हाँ, जब डोकलाम पर सीमा विवाद शुरू हुआ, यह लगभग 73 दिनों तक चला। आप सभी को याद है कि भारत, भूटान और चीन को मिलाने वाला बिंदु भारत में डोकलाम, भूटान में डोकला और चीन में डोकलांग कहा जाता है। यह एक पठार है जो भूटान के हा घाटी, भारत के पूर्व सिक्किम जिला और चीन के यदोंग काउंटी के बीच में है। डोकलाम विवाद था क्या? डोकलाम विवाद का कुछ हिस्सा सिक्किम में भारतीय सीमा से सटी हुई जगह है जहां चीन सड़क बनाना चाहता था। भारतीय सेना ने सड़क बनाए जाने का विरोध किया, और करते भी क्यों ना, क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। भारत की चिंता यह है कि अगर यह सड़क बनी तो हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी कड़ी यानी मुर्गी की गर्दन जैसे इस इलाके पर चीन की पहुंच बढ़ जाएगी। वहीं चीन ने अपनी संप्रभुता को बात दोहराते हुए कहा कि उन्होंने सड़क अपने इलाके में बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय सेना पर अतिक्रमण का आरोप भी लगाया। डोकलाम विवाद पर चीन का कहना था कि भारत 1962 में हुई रात को याद रखे। चीन ने भारत को चेतावनी भी दी कि चीन पहले भी अधिक शक्तिशाली था और अब और ज़्यादा हो गया है, जिसके बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि चीन यह न समझे कि हम 1962 वाले भारत हैं। चीन यह भी याद रखे कि 1967 में जब हमने उनके 300 सैनिकों का नरसंहार किया था, यह भारत बदल चुका है और अब 2017 वाला भारत है। इस विवाद का असर यह हुआ कि चीन ने भारत से कैलाश के लिए जाने वाले हिंदू तीर्थयात्रियों को मानसरोवर यात्रा पर जाने से रोक दिया। हालांकि बाद में चीन ने हिमाचल प्रदेश के रास्ते 56 हिंदू तीर्थयात्रियों को मानसरोवर यात्रा के लिए आगे जाने की अनुमति दे दी। अब बात करते हैं भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों की। जी हाँ, चीन और भारत के बीच अरबों डॉलर का व्यापार है। 2008 में चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया था। 2014 में चीन ने भारत में $116 बिलियन का निवेश किया, जो बढ़ते बढ़ते $160 बिलियन हो गया। 2018-19 में भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब $88 अरब का रहा।
यह बात महत्वपूर्ण है कि पहली बार भारत चीन के साथ व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर तक कम करने में सफल रहा। चीन वर्तमान में भारतीय उत्पादों का तीसरा बड़ा निर्यात बाजार है। वहीं चीन से भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है। भारत चीन के लिए उभरता हुआ बाजार है। यह तो आपको पता ही होगा कि चीन से आई हुई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारत में किस कदर उपयोग किए जाते हैं। उसके अतिरिक्त मैकेनिकल सामान, कार्बनिक रसायन आदि का आयात भी भारत वहीं से करता है। वहीं भारत से चीन को मुख्य रूप से खनिज, ईंधन और कपास आदि का निर्यात किया जाता है। भारत में चीनी टेलीकॉम कंपनियां 1999 से ही हैं और वो काफ़ी पैसा कमा रही हैं। इनसे भारत को भी लाभ हुआ है। भारत में चीनी मोबाइल का मार्केट भी बहुत बड़ा है। चीन दिल्ली मेट्रो में भी लगा हुआ है। दिल्ली मेट्रो में SUGC यानी कि शंघाई अर्बन ग्रुप कॉरपोरेशन नाम की कंपनी काम कर रही है। भारतीय सोलर मार्केट चीनी उत्पाद पर निर्भर है। इसका $2 बिलियन का व्यापार अकेले है। भारत का थर्मल पावर भी चीनियों पर ही निर्भर है। पावर सेक्टर के 70 से 80% उत्पाद अकेले चीन से आते हैं। दवाओं के लिए कच्चे माल का आयात भी भारत चीन से ही करता है और इसकी नुमाइंदगी चीन ने अभी दिखा भी दी थी। इस मामले में भी भारत पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। 2018-19 में भारत का व्यापार घाटा करीब $52 अरब रहा। पिछले कई वर्षों से चीन के साथ लगातार छलांगे लगाकर बढ़ता हुआ व्यापार घाटा भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। चीन के बाजार तक भारत की अधिक पहुंच और अमेरिका व चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध के कारण पिछले वर्ष भारत से चीन को निर्यात बढ़कर $18 अरब पर पहुंच गया, जो वर्ष 2017-18 में $13 अरब हुआ करता था। 27 मई 2018 को भारत ने चीन के सॉफ्टवेयर बाजार का लाभ उठाने के लिए वहां दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी गलियारे की शुरुआत की। अब हम चर्चा करेंगे छोटे से युद्ध की, या ये कहें 10 दिन चलने वाली लड़ाई की। इस लड़ाई की खास बात रही कि इस युद्ध में जहां 88 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे, वहीं पर 400 चीनी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था। इस युद्ध के बाद ही सिक्किम भारत का हिस्सा बना। इस युद्ध में पूर्वी कमान को सैम मानेकशॉ संभाल रहे थे, जिन्होंने बांग्लादेश बनवाया था। मानेकशॉ भारतीय सेना के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भी विजय प्राप्त की थी, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। तो चीन 1962 में भले ही हमसे जीता हो, लेकिन 1967 में हमने उनके 10 से 15 गुना ज़्यादा सैनिकों को खदेड़ा, मारा। चीन को पीछे हटना पड़ा और आज चीन बेशक हमसे ताकतवर है, लेकिन हमारे ब्रह्मोस मिसाइल के अटैक को झेलने वाला भी नहीं है। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल सोल ऑफ इंडिया को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।